भाग्यस्वामी का सवाल है कि भैया मैं 5 साल से ओवरथिंक कर रहा हूँ और मेरी मदद करो प्लीज़, ऐसे करके आपने मैसेज किया है। पहले समझते हैं कि ओवरथिंकिंग का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय ओवरथिंकिंग? तो मनोविज्ञान के अनुसार ज़्यादा सोचना इंगित करता है किसी एक ही चीज़ के बारे में बार-बार, बार-बार सोचना जिससे कोई भी उत्पादक गतिविधि नहीं हो रही है। और यू कैन से overthinking is a process of repetitive loop of thinking and by an leading by an unproductive thought. तो ओवर थिंकिंग के मुख्यतः कारण क्या होते हैं? क्या होता है जिसके कारण हम ओवर थिंकिंग करते हैं? उसके कारण बहुत ही आसान है। ये भी मनोविज्ञान से समझा जा सकता है। ओवर थिंकिंग का कारण होता है हमारे पास्ट के बारे में सोचना और फ्यूचर को लेकर उसी बात से बहुत ज़्यादा चिंतित रहना कि आपके साथ पास्ट में, भूतकाल में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारणों के बारे में आप बार-बार सोचते रहते हैं और उसके परिणाम के बारे में भी सोचते रहते हैं और उसके बाद अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में उसको देख कर के दुखी होते रहते हैं। मतलब आपके साथ कुछ किसी भी तरीके की कोई घटना घटी तो आप बार-बार, बार-बार उसके कारणों के बारे में सोचते हैं कि इसके पीछे ये कारण हो सकता है, इसके पीछे ये कारण हो सकता है, इसके पीछे ये कारण हो सकता है और इसका ये परिणाम हो सकता है ना? और आप ये भी सोचते हैं कि अभी मैं जो कर रहा हूँ, क्या ये कारण या जो भी मैं करना चाहता हूँ, उसका भविष्य में परिणाम क्या होगा? क्या कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा? तो जैसा मैंने कहा, ओवरथिंकिंग क्या होता है? ओवरथिंकिंग मतलब बार-बार एक ही चीज़ के बारे में सोचना जिससे कोई उत्पादक गतिविधि नहीं हो रही। उत्पादक गतिविधि का मतलब सीधा होता है कि देखिए दुनिया में जितने भी लोग हैं, कुछ भी काम करते हैं तो उससे कुछ ना कुछ उत्पादन होता है। किसान जाकर के अपने खेत में फसल उगाता है ना? तो उसके लिए सबसे पहले बीज लेकर आता है। उसके लिए बहुत सारी अलग-अलग दवाइयाँ लेकर के आता है, बोरवेल लगाता है ना? समय पर उसका ख़्याल रखता है फसलों का, तब जाकर के 6 महीने के बाद जाकर के गेहूँ की या किसी कोई भी अनाज जो पैदा होता है, उसमें समय लगता है। कोई भी व्यक्ति जो अपने वर्क प्लेस पर अपने ऑफ़िस में काम करने के लिए जाता है, तो जब वो महीने भर काम करता है, उसके बाद जाकर के उसको सैलरी मिलती है ना? कोई भी विद्यार्थी अपने लिए जब एग्ज़ाम की तैयारी करता है या किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी करता है, तो साल भर बाद जाकर के उसको किसी परिणाम की प्राप्ति होती है कि मेरे इतने नंबर बढ़ गए या मैं पास हो गया या मेरी नौकरी लग गई, है ना? या कोई वैज्ञानिक है या कोई गणितज्ञ है जो प्रयोगशाला में शोध कर रहा है, तो काफ़ी समय तक वो जब प्रयास करते रहते हैं, तब जाकर के वो एक नया ज्ञान वो उत्पन्न कर पाते हैं। ये होता है प्रोडक्टिव होने का मतलब कि आपने कुछ सोचा और उस सोचने से, उस विचार करने से, उस कर्म से उत्पादक का मतलब क्या है? उत्पादक गतिविधि, है ना? विचारों से कोई गतिविधि तो होनी चाहिए, कुछ उत्पादकता तो आनी चाहिए। वो तो थिंकिंग का हुआ कि ये थिंकिंग है जिससे कोई प्रोडक्टिव काम होता है, जिससे कोई उत्पादन होता है। ओवरथिंकिंग से कोई अनप्रोडक्टिव मतलब कोई अनप्रोडक्टिव थॉट है, उससे कोई उत्पादन तो होता नहीं है। तो दुनिया में आप जो भी लोग कर्म कर रहे हैं, उनसे ना कोई चीज़ उत्पादित हो रही है। कि अब जैसे गणितज्ञ है, उसके पास कोई प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज़ ऑल्सो अ थॉट कि मान लीजिए उसके पास समस्या आई कि सिंपल सा ही ले लेते हैं, अपन एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके रूट्स कैसे निकाले जाएँ? ये एक समस्या है। अब ये समस्या एक विचार है ना? अब इस विचार को हल करने के लिए क्या चाहिए? हमें एक नया विचार चाहिए। वो नया विचार क्या हो सकता है?
कि उस अगर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हो सकता है उसको निकालने के लिए हमें अलग-अलग बर्नौली की तरफ से जा कर के हम उसे सॉल्व करें या उसे किसी और तरीके से सॉल्व करें, है ना? तो उसके ऊपर विचार आया, है ना? उसके अंदर हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकले, वो भी अपने आप में थॉट है। तो एक विचार से दूसरे विचार पर जा रहे हैं जो कि एक नया विचार है। सारे विचार हम मानते हैं कि प्रकृति के क्षेत्र में ही है, तो वो कोई भिन्न नहीं है। लेकिन फिर भी सभी विचार आपस में क्या है? नए विचार से नए विचार से नए विचार से कुछ समस्या हल हो रही है, कुछ प्रोडक्टिव हो रहा है। हम कुछ समय बाद उस समस्या को हल भी कर पाएँ, है ना? चाहे कोई आदमी ऑफ़िस में काम कर रहा है, ऑफ़िस में काम करते वक़्त जैसे मान लीजिए कि वो व्यक्ति वेबसाइट है ना? अब वेबसाइट के अंदर आपको जाकर के पता चलता है कि ये वेबसाइट जो है, इसमें तो 404 एरर आ रहा है, वेबसाइट नॉट फाउंड बता रहा है। तो इस वेबसाइट को लाइव करने का तरीका क्या है? तो आप गए, आपने कुछ किया, आपने कुछ सोचा, अब उसका कुछ परिणाम होगा। नया विचार फिर आया, फिर आपने उसमें कुछ जोड़-तोड़ लगाया और फिर वेबसाइट लाइव हो गई, है ना? तो हम जो भी कोई काम करते हैं, तो उसके पीछे कुछ उत्पादक की क्षमता होती है, लेकिन विचार, आप विचार को देखिए, ओवरथिंकिंग को देखिए, जो अत्यधिक विचार करना है। अत्यधिक विचार में क्या कर रहे हैं? आप एक ही विचार के चक्र में बार-बार फँसेंगे। कोई नया विचार नहीं आ रहा है, वो विचार आया, फिर वापस वही विचार आया। आप जितने भी कारण लेकर आए, आपने कारण सोचे कि मैं इस वज़ह से परेशान हो रहा हूँ और इस परेशानी के पीछे का ये कारण है। अच्छा, तो कौन-कौन से कारण हो सकते हैं? ये परेशानी, प्रॉब्लम, इसके कॉज़ेज़ क्या हो सकते हैं? C1, C2, C3, बहुत सारे कॉज़ेज़ हो सकते हैं और इन सब का जितने भी मैंने कारण खोजे, उनके पीछे एक मूल कारण है। तो मूल कारण से बहुत सारे अलग-अलग कारण और उससे कुछ समस्या। तो मूल कारण से बहुत सारे कारण से समस्या, फिर समस्या से बहुत सारे समस्याओं से बहुत सारे कारण और कारणों से फिर समस्या। इस तरीके से आप लूप में फँसे हुए हैं। तो विचार क्या हो रहा है? जिस जगह से विचार शुरू हुआ, उसी जगह पर विचार आके फिर खत्म हो गया। जिस जगह से विचार शुरू हुआ, उसी जगह आकर के फिर खत्म हो गया। वर्तुल गति हो रही है। ये वर्तुल गति किसे कहते हैं? यही तो अहम वृत्ति है। कामना का उबाल, फिर ठंडा, फिर कामना का उबाल, फिर ठंडा, फिर कामना का उबाल, फिर ठंडा। जन्मना, मरना, जन्मना, मरना, सुख, दुःख, सुख, दुःख, सुख, दुःख, सुख, दुःख। ये कादर खान की फ़िल्म के बारे में था कि मैं चलो उस एग्ज़ाम्पल को नहीं लेता। ठीक है, कोई और ही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं अपन। ध्यान से समझने की कोशिश करना कि इससे कोई प्रोडक्टिव चीज़ हो रही है। दुनिया में अगर कोई भी व्यक्ति उत्पादन कर रहा है, कुछ विस्थापन तो हो रहा है ना? कि कुछ समय पहले वो अनाज जो खेत में नहीं हुआ करता था, तो और घर में अनाज नहीं था, तो साल भर किसान ने मेहनत करी और वो अनाज को उठा करके बाहर गया उपजाने के लिए, फिर उपजा करके अपने घर पे लेके आया। विस्थापन हुआ कि नहीं हुआ? कुछ समय पहले घर पे पैसे नहीं थे, तो पैसों का विस्थापन एम्प्लॉयर की जेब से मेरे अंदर हुआ। विस्थापन हुआ कि नहीं हुआ? विस्थापन हुआ। कुछ समय पहले मेरे नंबर नहीं आए थे, है ना? नंबर जो थे मेरे एग्ज़ाम में नहीं आए थे या मुझे कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, तो ज्ञान का विस्थापन टीचर के द्वारा मुझ में हुआ, अध्यापक के द्वारा मुझ में हुआ। नंबरों का विस्थापन, जो मेरे पहले कम नंबर थे, वो नंबर पहले कम से अब बढ़ गए। नंबरों का विस्थापन हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? अगर मान लीजिए मेरे टेस्ट में पहले स्कूल में 10 में से 5 नंबर आ रहे थे, अब मेरे 10 में से 9 नंबर आने लगे, साढ़े 9 नंबर आ गए, तो नंबरों का विस्थापन हुआ कि नहीं हुआ? नंबर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे? इन सब में कुछ उत्पादन हो रहा है, लेकिन ओवरथिंकिंग जब बहुत ज़्यादा सोचते हैं आप, तो विचारों में कोई विस्थापन नहीं हो रहा है। कार्य क्या हो गया है? 0। फिजिक्स में पढ़ा है हमने, वर्क यानी क्या होता है? वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। तो बल तो लग रहा है, विचारों का बल आपके अंदर बिल्कुल भरपूर रूप से लग रहा है। इससे विस्थापित क्या हो रहा है? और कई बार जो विस्थापित नहीं करने का कारण होता है कि हम जो विस्थापन नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले ओवरथिंकिंग समझिए, ओवरथिंकिंग मतलब क्या होता है? ओवरथिंकिंग का मतलब होता है बार-बार एक ही चीज़ के बारे में बार-बार रिपिटिटिव थिंकिंग करना। और अनप्रोडक्टिव क्यों है? क्योंकि विचारों से आप किसी कर्म पर नहीं आ पा रहे हैं, कोई कर्म नहीं कर पा रहे हैं आप। ठीक है ना? विचार विचार तभी ठीक है जब वो स्वयं की ओर मुड़ जाए, है ना? बाहर की दुनिया की तरफ मुड़ के फिर भीतर की तरफ भी तो मुड़े, है ना?
आप सोच रहे हैं, लेकिन आप उसी विचारों के लूप में फँस गए हैं, कोई स्थापना नहीं हो पा रहा है। अब कई बार हम जो अब इतना सोचते रहते हैं ना, वो हमारे अहम को बचाने का ही एक तरीका होता है। हमारी अहम वृत्ति को बचाने का तरीका होता है। एक आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कि अंग्रेज़ अंग्रेज़ जो थे, हम जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद ब्रिटिश सरकार। तो जब वो भारत में आए, तो वो क्या मानते थे? वो ये मानते थे कि इट्स अ व्हाइट मैन बर्डन टू एजुकेट दिस अनसिविलाइज्ड अनएजुकेटेड पीपल। ये एक गोरे व्यक्ति का कर्तव्य है कि इन काले लोगों को, यानी हमारे जैसे भारतीयों को शिक्षित करे, सुसंस्कृत करे और सभ्य बनाए। ये हमारी ज़िम्मेदारी है। तभी तो हमने इनको ये शिक्षा व्यवस्था दी है, तभी तो हमने इनके लिए रेल बनाई है, तभी तो हमने इतनी बड़ी व्यापार व्यवस्था खड़ी करी है। इसलिए हम कर रहे हैं। जबकि हम वास्तव में जानते हैं कि ये विचार ही है जो किसी अंग्रेज़ द्वारा दिया जा रहा है कि हम तो ये जो शिक्षा व्यवस्था लेकर आए हैं, वो इसलिए लेकर आए हैं ताकि इन सिविलाइज़्ड लोगों को सिविलाइज़ कर सकें, इन्हें हम एजुकेटेड बना सकें। हड़प्पाकालीन सभ्यता के पास चलें, तो जानते ही हैं कि हम आर्यन थे। अब उनमें देख जब आर्य थे, जो मोहनजोदड़ो सभ्यता थी, वो कितनी तरह विकसित थी कि नहीं थी? वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, दुर्ग जो पश्चिम तरफ बनाए जाते थे, जहाँ राजा रहते थे, नीचे पश्चिम घाट में लोग रहते थे। पूर्वी घाट में क्या करते थे? आम जनता रहा करती थी। उस समय स्नानागार अच्छे होते थे, अन्नागार अच्छे होते थे। उस समय के लोग पहनते भी अच्छे-अच्छे कपड़े पहनते थे। नालियाँ प्रॉपर बनी हुई होती थी, घर के दरवाजे बाहर की तरफ होते थे और सड़कें जो थी वो आपस में एक-दूसरे को समकोण पे काटती थी, 90 डिग्री एंगल पे काटती थी। नालियाँ पूरी ढकी हुई थी, उनमें से बदबू नहीं आती थी। तो हम तो पूरी तरह शिक्षित थे। मेसोपोटामिया और बेबीलोनियन सभ्यता जो थी, चाइना के साथ भी हमारा बहुत अच्छा खासा ट्रेड सिस्टम चलता था। तो हम व्यापार में भी काफ़ी तरह उन्नत थे, जहाँ पर हम जूट का, मसालों का, कपास का और अलग-अलग चीज़ों का व्यापार किया करते थे। जौ-अन्न की खेती तो हमारे यहाँ पर होने लगी थी। तो हम तो काफ़ी, आज भी हम इतिहास में तथ्य के रूप में जानते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, वो काफ़ी विकसित थी और वहाँ के लोग काफ़ी विकसित थे। और आज का जो भारत है, जिसमें हम घर देखते हैं या बाकी हम सभ्यता या नगर देखते हैं यहाँ पर, वो उतने विकसित नहीं हैं, ये हम जानते हैं। लेकिन उसे अंग्रेज़ अधिकारी ने अपने विचार के माध्यम से क्या किया? उसे विकृत करने का प्रयास किया कि नहीं, हम तो बहुत आए यहाँ पर और इन सिविलाइज्ड लोगों को, जो यहाँ पे असभ्य लोग थे, इनको हमने शिक्षित किया, इनको शिक्षा दी, इनको रेल दी। अरे तुमने शिक्षा हमें इसलिए नहीं दी ताकि हमें सभ्य बना सको, शिक्षा तुमने हमें इसीलिए दी ताकि तुम अपने लिए नौकर पैदा कर सको, जो तुम्हारे लिए क्लर्क का काम करें। और जो हम आज भी हम अपने देश में जो गवर्नमेंट सिस्टम देखते हैं, अ, उनमें जो लोग काम कर रहे हैं, वो उसी व्यवस्था की तरह काम कर रहे हैं। आज जिन्हें हम आईएएस भी कहते हैं, उन्हें उस समय में आईसीएस कहा जाता था। तो नाम बदल गया है, बल्कि काम तो वही है ना? और जो ये कहते थे रेल इन्होंने इंट्रोड्यूस करी, रेल काहे को इंट्रोड्यूस करी, बता सकते हो? रेल इसलिए इंट्रोड्यूस करी क्योंकि जो व्यापार होता था, वो इन्हीं के माध्यम से होता था। क्योंकि हम सभी जानते हैं, भारत को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया किस लिए कहा जाता था? क्योंकि हमारे यहाँ पर सोना, कपास, है ना? सोना, कपास, कोयला, इस तरीके के संसाधन यहाँ पर बड़े प्रचुर मात्रा में थे। और इन सब नेचुरल रिसोर्सेज़ को क्या करा जाता था? पृथ्वी में से निकाला जाता था। कोयले को पृथ्वी में से निकाला गया और ये कपास को भी निकाला गया, है ना? सोने को निकाला गया। क्यों? ताकि इससे व्यापार किया जाए और व्यापार करके क्या करी जाए? अपनी मोटी जेब भरी जाए। तो तुमने रेल इसलिए थोड़ी दी थी कि लोग यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह आ जा सके। आज तो हम बहुत कहते हैं कि पहले तो हम बैलगाड़ियों पे चला करते थे। हमारी ही कहने की आदत है कि हम तो पहले बैलगाड़ी पे चला करते थे, हम तो गधा गाड़ी पे चला करते थे, है ना? और हमको अंग्रेज लोग इसलिए आगे देखे क्योंकि पश्चिम इसलिए सर्वश्रेष्ठ है कि उन्होंने हमें रेलगाड़ी दी, क्योंकि हमें रेलगाड़ी का बनाना आता नहीं था। तो वो रेलगाड़ी इसलिए दी ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह यात्रा कर सकें। नहीं, वो इसलिए नहीं थोड़ी देके गए थे कि हम एक जगह से दूसरी जगह यात्रा कर सकें। वो तो उनके अपने काले मंसूबे थे। उन्हें इसमें से, पृथ्वी में से संसाधन निकालने थे और उन संसाधनों का अपने पास रख कर के उसका उपभोग करना था। भारत को जो लूट कर लेके गए धन, वो किस लिए लेके गए? इसीलिए तो गए क्योंकि उनकी खुद के अंदर ये जो अहंकार है, वो कोई आज के जैसा थोड़ी है। अहंकार तो वही-वही पुराना है जो भोगना चाहता है। और अंग्रेज़ों ने भी वही किया। अपने इन विचारों का उपयोग किस लिए किया?
खूब बुद्धि चल रही है कि वहाँ से आए, समुद्र पार करके आए, इस देश में व्यापार करने के लिए, उस व्यापार के माध्यम से क्या करना चाहते थे? बस वही प्रकृति का शोषण करना चाहते थे। तो वही अंदर की जो गंदगी होती है, वो बाहर जा कर के प्रकृति का शोषण कर देती है। तो वही अंग्रेज़ों के समय में चल रहा था और आज भी हमारे देश में यही चल रहा है। अभी हसदेव में जंगल कटा, कितने लोग बोलने के लिए आए? कोई नहीं बोलने के लिए आया क्योंकि किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता है। कटे तो कटे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है यार? हमारी ज़िंदगी तो बढ़िया से चलती रहे ना। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का केस हुआ था, तब भी उस समय भी प्राकृतिक प्राकृतिक संसाधनों का चल रहा है। वहाँ पर भी धुआँ चल रहा था, क्यों? क्योंकि हमें अंदर की अपने भोग वृत्ति को पूरा करना है, जैसे अंग्रेज करने लगे थे। भगत सिंह स्वयं कहा करते थे कि ये गोरे अंग्रेजों को तो बाहर निकाल दोगे, लेकिन इन काले अंग्रेजों से कौन भिड़ेगा? क्योंकि वृत्ति वही पुरानी है, वृत्ति आज भी वही है, अहंकार आज भी हमारा वही पुराना ही है जो जंगलों जैसा है। वो आज भी केवल भोगना जानता है, प्रकृति को भोग करके अपने आप को संतुष्ट करना चाहता है, लेकिन जितना भोगना चाहता है उससे मन तो भरता नहीं, उससे मन तो संतुष्ट होता नहीं, बल्कि और भूख बढ़ जाती है। कि आपको प्यास लगी और प्यास के लिए आपको पानी पीना है तो बुझ जाएगी, लेकिन आप पेट्रोल पिए जा रहे हो, केरोसिन पिए जा रहे हो, जब पियोगे केरोसिन का तेल तो और बढ़ेगी आग, कि और पियो, और बढ़ेगी, और बढ़ेगी, और बढ़ेगी। तो वही अहम वृत्ति है, वही अहंकार है जो भोगना चाहता है। तो अंग्रेज भी काफी विचार कर रहे थे, ओवरथिंक कर रहे थे, ये करेंगे, अरे ये करेंगे, अरे ये करेंगे। तो रेल और ये शिक्षा व्यवस्था वो केवल हमें गुलाम बनाने के लिए थी। डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। ये है उनकी हमारे नज़र में हमारे लिए इज्जत थी, इसीलिए चेतना विद्रोह करती थी। तो ठीक है, विचार आप जो कर रहे हैं उसमें कोई बुरा नहीं है, ठीक है, लेकिन ये विचार देखिए कि कहाँ से आ रहे हैं, अहंकार से निकल रहे हैं, कहाँ से निकल रहे हैं? ये जो विचार बार बार आपको परेशान कर रहे हैं कि सत्य, देखिए सच जो होता है वो बहुत सत्य है, तो बहुत ही निर्मल होता है, स्वच्छ होता है ना? वो कोई परेशान वरेशान नहीं करता। एक बार आपने देख लिया, आपने जान लिया, ठीक है, तो बड़ा सहल सरल हो जाता है, बड़ा सहज हो जाता है उसके साथ जीना, ठीक है। और मैं सबसे बड़ी बात ये है कि मैं आपकी एज तो जानता नहीं हूँ, आपने मेरे को भैया कहा है, 5 साल से आप सोच रहे हैं, तो हो सकता है कि आप अभी स्कूल में हो, आपने दुनिया इतनी ना देखी हो, है ना? तो शायद आप अपने अहंकार को इतना पहचान ना पा रहे हो, अहम भाव को पहचान ना पा रहे हो, अहम वृत्ति को नहीं पहचान पा रहे हैं। लेकिन देखिए, जितना भी आपके अंदर अभी समझ हुआ है, बोध हुआ है, समझदारी आई है, उसके आधार पर एक कदम आगे की तरफ बढ़ाइए। मैंने वही कहा था, अनप्रोडक्टिव थॉट, बार-बार विचार आपके घूम फिर के तो वहीं पर आ जा रहे हैं और उससे कोई रास्ता खुल नहीं रहा है। लेकिन जितनी भी आपके पास समझ है, जितनी भी आपके पास बुद्धि है, जितना भी आपके पास बोध है, उसके आधार पर एक कदम उठाइए, एक छलांग लगाइए। आप क्या है कि मान लीजिए आपके साथ भूतकाल में कुछ बुरा हुआ और उस बुरे होने के आधार पर आपने क्या करा, आपने सोचा कि यार मैं क्यों ही आगे की तरफ कोई स्टेप लूँ, पता नहीं यार, अभी यार डर लग रहा है, पता नहीं मैं ये जो सोच रहा हूँ ये सही होगा भी नहीं होगा, और मैं इसके आधार पे कोई गलत कदम ना उठा लूँ और फिर मेरे साथ वही दुख भरा हादसा ना हो जाए, दुख ना हो जाए, दुख से मैं फिर से पीड़ित ना हो जाऊँ, मैं फिर से चिंतित ना हो जाऊँ, ये सब सवाल मन में उठते हैं और स्वाभाविक हैं, ठीक है। तो पहले एक बात को और थोड़ा गहराई से समझते हैं, है ना? विचार की अपनी एक सीमा होती है, ठीक है? आपने विचार करा, तो विचार की अपनी एक सीमा होती है। विचार कर कर के आप विचारों से बाहर तो निकल पाएँगे, और विचार करना कोई अनंतकालीन तो हो नहीं सकता। विचार करना तो कुछ समय अवधि होगी ना उसकी, कि हमें इतना समय तक सोचना है, इसके बाद मुझे नहीं सोचना है। कि सोच लिया, हाँ यार, अब एक बार मैंने बैठ के डिसीज़न ले लिया, अब इसके आगे बढ़ना है मेरे को, है ना? तो ये कोई पेशा और धंधा नहीं है सोचना, कि बस लगे हुए हैं सोचने में, सोचने में, सोचने में लगे हुए हैं। सामने आपके पास मान लीजिए आप नदी बह रही है, ठीक है? और आप नदी में नहाने के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन आपको याद आता है, अरे यार मैं तो पिछले दिन डूब गया था,
नहाते वक़्त, और मेरी साँस ऐसे फूलने लग गई थी कि मैं कहीं मैं वापस अब मैं जब वापस नहाने अभी जाऊँगा, अभी आप सोच रहे हैं कि मैं वापस नहाने जाऊँगा तो मैं फिर से डर ना जाऊँ। आप आज का डिसीज़न जो ले रहे हैं वो पहले के हुए किसी इंसिडेंट के आधार पे ले रहे हैं। जबकि जीवन आपके पास अभी उपलब्ध है, अभी क्षण है। हो सकता है आपका पहले ध्यान ना रहा हो, आपने स्वयं को ध्यान जाना ना हो, स्वयं को देखा ना हो, अहंकार को इतना जाना ना हो, ठीक है? बाद में जब घटना बीत जाती है, उसके बाद केवल आप आत्म-विश्लेषण करते ही रह जाते हैं कि क्या हुआ था। लेकिन जो ध्यान होता है, वो उसी समय होता है। सेल्फ ऑब्जर्वेशन होता है, वो दुनिया से कट के नहीं होता है। दुनिया से कटने के बाद तो क्या हुआ? दुनिया में कट के बैठ के मैं ऐसे करके ध्यान करता हूँ, इसे कोई ध्यान नहीं कहते हैं। ध्यान तब होता है जब आप दुनिया में हैं, दुनिया में रहते हुए ही खुद की गतिविधियों को देखना कि क्या क्या रहा है, मैं ये निर्णय कैसे ले रहा हूँ, कोई भी बात या विचार मेरे मन में आती है तो उसका मैं निष्कर्ष किस तरह से निकालने की कोशिश करता हूँ, किस तरह से मैं अहंकार को अपने ही बनाए हुए विचारों से अपने ही अहंकार को बचाने की कोशिश कैसे करता हूँ। क्योंकि हमें अपने छिपे हुए अपने असली मंसूबे हमें कभी पता ही नहीं होते, वो मंसूबे पता ही चलते हैं जब हम लोगों के बीच में होते हैं। तभी तो पता चलेगा, लोगों के बीच बात व्यवहार करोगे तभी तो आपको समझ में आएगा कि मेरी कमियाँ कहाँ पर है। और अब आप जो अभी नया कदम उठाना चाहते हैं, वो तभी आएगा जब आप संसार में बाहर निकलेंगे, क्योंकि विचार की अपनी एक सीमा होती है। विचार एक क्या होता है, एक तरीके से बद्ध होता है, और तो जितना भी आपके पास समझ आया है, बोध आया है, उसके आधार पर निर्णय लीजिए, क्योंकि विचार कर करके आप विचारों के पार नहीं निकल पाएँगे, ठीक है? और नया विचार आएगा कब? जब आप अपने आप को चुनौती देंगे, अपनी सीमाओं को चुनौती देंगे, और जब अपनी सीमाओं को चुनौती देंगे, तो फिर विचार भी क्या आएँगे? नए आएँगे। तब विचार भी क्या आएँगे? नए आएँगे, विचारक भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। आप खुद ही सोचिए, जिस तरह से आप बचपन में थे, क्या आप वैसे आज अभी हैं? नहीं हैं। क्यों? क्योंकि संसार और जगत के साथ व्यवहार ने आपको परिवर्तित कर दिया। किया कि नहीं किया? वैसे ही अभी जितनी आपकी समझ आई है, जितना बोध आया है, उसके आधार पर बाहर निकलिए, कोई निर्णय लीजिए, और उससे क्या होगा? अपनी सीमाओं को चुनौती दीजिए। जिस भी चीज़ में, जिस भी क्षेत्र में आप हैं, पहले तो देखिए कि जितनी भी समझ है आपके आधार पे, उसमें आगे बढ़ना शुरू करिए। उसमें चुनौती दीजिए खुद को। उसमें अपने आप को निखारने की कोशिश, अपने आप को पुश कीजिए कि मैं जो नहीं कर सकता, वो मेरे को करके दिखाना है। किसी को, दुनिया वाले को नहीं कि मैं अपने आप को प्रसन्न करने के लिए या मैं कर दूँगा, ना, अपने आप को बस चुनौती दीजिए एक बार, करने की कोशिश कीजिए। फिर विचार भी क्या आएँगे? नए आएँगे, और आप फिर बदलेंगे, और फिर उस बदले हुए विचार से कुछ नया कर्म हो सकता है कि उठे आज जो आप सोच रहे हैं, हो सकता है कि आज आपके लिए उसे वो सही मानते हो। ऐसे सही से और सही और सही और सही की ओर एक निरंतर यात्रा चलती रहती है, ठीक है? उसी से उचित कर्म से ही आप बदल पाएँगे, सार्थक कर्म से ही आप बदल पाएँगे, और सार्थक कर्म क्या होता है? जो बोध के अनुसार किया जाए। तो आपकी भी जितनी भी समझ है उसके आधार पे निर्णय लीजिए। मान लीजिए आप अभी स्कूल में हैं, अब मेरे को भैया कह के तो आपने कितनी बार बोल दिया है, तो मानता ही हूँ कि आप मेरे को बड़ा मानते ही हैं, है ना? अब 5 साल से आप ओवरथिंक कर रहे हैं, ठीक है? तो मैं मान के चलता हूँ आप या तो कॉलेज में होंगे या स्कूल में होंगे, ठीक है? स्कूल में हैं मान लीजिए, तो ये सोचिए, अगर स्कूल में हैं तो अभी आपका क्या होना चाहिए लक्ष्य? आपका लक्ष्य होना चाहिए पढ़ना, देश और दुनिया के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। ठीक है? तो अपना पूरा समय किसको दीजिए? पढ़ने को दीजिए। बात बोरिंग लगेगी, बात बेकार लगेगी कि यार मैं ये क्या कह रहा हूँ। लेकिन देश के बारे में, दुनिया के बारे में, देखिए स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है? गणित पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले हर सब्जेक्ट के बारे में पता कीजिए कि पढ़ाया क्या जा रहा है, क्यों पढ़ाया जा रहा है, किस लिए है। गहराई में जाना शुरू करिए। विज्ञान क्या है? ये जानिए। इतिहास क्या रहा है हमारा? वो जानिए। धर्म क्या है? ये जानिए। धर्मों का इतिहास क्या रहा है? राजनीति कैसे रही है? अर्थव्यवस्था कैसे चलती है? इन सब के बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए, और जितना हो सके अपना समय, स्कूल में तो खेलने खेलने कूदने का भी होता होगा, नहीं होता है तो खेलने कूदने के लिए भी अपने लिए समय निकालिए, और अपने आप को पूरी तरह से कर्म में डुबो दीजिए। और कॉलेज में भी हैं तो भी यही है ना? पूरा समय जानने समझने को दीजिए, फिर देखिए कि आगे फिर बदलता है नहीं बदलता है समय, बिल्कुल बदलेगा। और एक और बात जो मैं कहना चाहता हूँ, एक और चीज़ समझिए, है ना? डर जो होता है ना, वो अपने आप को बचाने के लिए आता है, इन विचारों के माध्यम से ही आता है, बार-बार आता है।
विचारों को चुनौती देकर ही आगे बढ़ पाओगे। आगे बढ़ पाने का मतलब ये है कि चेतना का स्तर बढ़ा पाओगे, है ना। और मैं पहले भी ये वीडियो में बता चुका हूँ कि अविद्या भी ज़रूरी है, विद्या भी ज़रूरी है, ठीक है। दुनिया को जाने बिना अपने बारे में भी नहीं जान पाओगे। अविद्या और विद्या क्या करते हैं, दोनों साथ चलते हैं। स्वयं के बारे में आत्मज्ञान भी कब होगा, जब दुनिया में बाहर निकलोगे, तभी तो पता चल पाएगा कि मेरे रिश्ते बन रहे हैं वो क्यों बन रहे हैं, मैं कोई काम कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ। ये सब जानना समझना जो होता है वो तभी हो पाएगा जब आप दुनिया में बाहर निकलेंगे। मैं बाहर निकलने का मतलब मैं यही जानता हूँ कि आप अभी स्कूल में होंगे। और देखिए, आत्मज्ञान का और मुक्ति का जो रास्ता है वो ऐसा आसान नहीं है। कठोपनिषद का ही है, अध्याय 3 वल्ली 1 श्लोक क्रमांक 3 में भी कहा गया है कि उठो, जागो, उत्तिष्ठ जागृत। खुद ही कहते हैं कि उठो और जागो। अपनी उठो मतलब, उठने का मतलब वो वाला उठना नहीं जो हम स्कूल में बताया जाता है कि सुबह उठ जाओ, है ना, वो वाला नींद से उठना नहीं। अपनी गलतियों से, जो आपने पहले गलतियाँ करी, उनसे सीखो। आप विचार कर रहे हो, ठीक है, विचार करना, ये तो वैसे भी विचार नहीं करता है, विचारों पे चलना ही नहीं चाहता है। ऊपरी आकाशीय सत्ता पे विश्वास करने वाले लोग खुद की बुद्धि पर थोड़ी विश्वास करेंगे। तो विचार बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, ठीक है, शुभ लक्षण है। पर विचार से ना आपने समझा, कुछ जाना, अब जागृत, उत्तिष्ठ जागृत। अब फिर जाग गए, अच्छा मैं ये गलती कर रहा था, अपनी गलतियों से सीखे और फिर आगे बढ़ते हैं। और आत्मज्ञान का जो रास्ता है वो बिल्कुल छुरी की धार पर चलने जैसा है, यही श्लोक कहता है। लेकिन उपनिषद ये भी कहते हैं चरिवेति चरिवेति, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। क्योंकि जिस क्षण अगर आप वहाँ पे रुक गए, जिस क्षण आपने कीचड़ और दलदल के बीच में बना लिया, वहीं जाकर के सीधे रसातल में गिरोगे। जिस जगह पर आप रुक गए, जिस जगह पर विचार आपके थम गए, वही जगह तुम्हारी अहंकार की है, वही जगह तुम्हारी मौत की है। इसलिए आगे बढ़ते रहना है, सीखते रहना है, समझते रहना है और जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। और दोनों चीज़ें साथ में चलाइए, बाहरी ज्ञान, आंतरिक ज्ञान, बाहरी ज्ञान, आंतरिक ज्ञान। एक दिन ऐसा होगा कि मुक्त हो जाओगे ऐसे, ठीक है। हो सकता है कि इससे थोड़ी हेल्प मिली हो, है ना। और सीखना समझना जो है वो जीवंत प्रक्रिया है, ठीक है ना। कि आत्मज्ञान जो है, जो आप कह रहे हैं, वो जीवंत प्रक्रिया है। आत्मज्ञान होता कब है? आत्मज्ञान मतलब कोई हवाई बातें नहीं। आत्मज्ञान का मतलब खुद को ही देखना, खुद को जानना समझना। ऐसे विचार कर करके नहीं जाना जाता है, लाइव जाना जाता है। लाइव मैच लाइव देखते हो हैं, बाद में टेलीकास्ट थोड़ी देखते हो उसका कुछ लोग देखते भी है, टेलीकास्ट भी देखते हैं। देखा कब जाता है? खुद को लाइव देखना। ये हुआ, बाद में तो उसका विश्लेषण करते रह जाते हैं और उसमें फिर हम अपनी कमियां भी निकालने लगते हैं। नहीं नहीं, मैंने तो ऐसे नहीं किया होगा, मैं तो इसलिए कर रहा था क्योंकि इसके पीछे का ये कारण था, है ना, मैं तो अच्छे और भलाई के लिए कर रहा था। सबकी नज़र, सब अपनी नज़र में अच्छे और भलाई होते हैं, ठीक है। और खुद से छुपाने की हम बड़ी भरसक कोशिश कर रहे होते हैं, नहीं इसलिए नहीं, इसलिए नहीं, इसलिए नहीं, ठीक है। तो विचारों के माध्यम से कई बार अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। बचाइए मत, खुद को चुनौती दीजिए, और चुनौती देंगे तभी निकलेंगे।